Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are discussing withering and erosion in this unit. Today we are going to discuss about the erosion that is caused by human activity. In the previous lessons, we discussed that how is erosion naturally, what are the different causes of it, and today we are going to discuss the human activities that leads to erosion. So my dear students, the asalo that is under discussion is that that you will be able to explain erosion that is caused by human activities on earth. So we are going to explain that in detail, that what are the different causes that lead to erosion by the human activities. So उनमें बहुत से factors आप discuss करेंगे, आप उसमें pollution भी discuss करेंगे, आप उसमें deforestation को भी discuss करेंगे. So हम multiple इन चीज़ों को discuss करते चलेंगे. So let's just get started. सबसे पहले हम deforestation जो है इससे start करेंगे. Deforestation क्या है? Deforest करना यानी कि फॉरेस्ट को ख़त्म करते जाना. फॉरेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. ना सिर्फ ये हमारी हवा को, फिज़ा को क्लीन करते हैं, बल्कि ये कार्बन सिंक्स हैं. कार्बन सिंक का क्या मतलब होता है कि आपकी फ़िज़ा के अंदर जितनी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ना सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड को और फ़िज़ा को क्लीन करते हैं, बल्कि ये इरोजन को भी रोकते हैं. इनकी जो रूट्स हैं ये ज़मीन को मजबूती से पकड़ के रखती हैं. They do not let the soil to wash away quickly, right? So clearing large areas of forest for agriculture, logging or urban development remove natural vegetation, and without the protective layer of vegetation, rainfall washes away the topsoil leading to the increased erosion. So अगर आप दरख्तों को इसी तरीके से साफ करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी रूट्स जिन्होंने ग्रिप किया हुआ होता है सॉइल को, वो सॉइल लूजन अप हो जाएगी, और जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी या हवा चलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टॉप सॉइल जो है वो इरोड होती चली जाएगी इन्हीं फैक्टर्स के साथ, विंड और वाटर के साथ. सो इस वजह से डीफॉरेस्टेशन जो है ये हमारे ना सिर्फ फिजा के लिए बल्कि हमारी सॉइल और हमारे अर्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है. नेक्स्ट थिंग आ जाती है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. सो क्योंकि इंसान को रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो हम मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को माइन करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ मेटल ओर्स जो हैं आप उनको माइन करके निकालते हैं. तो ये माइनिंग जो है एक तरफ जब हमें फ़ायदा देती है तो दूसरी तरफ इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. किस तरीके से नुकसान होता है? व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एंड माइनिंग, इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू इरोजन, and vegetation is often removed during these activities, exposing the soil to wind and water erosion. So my dear students, अब यहाँ आप देखें कि पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप किसी भी जगह को जब माइन आउट करते हैं, वहाँ डिगिंग करते हैं, हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल जो है क्या हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा वर्नरेबल हो जाती है कि आप उसको रिमूव करते जाते हैं उसकी टॉप सॉइल को, और उसकी वजह से इरोजन बहुत ज़्यादा कॉज होती है. और दूसरा, जब भी किसी जगह को माइन करना होता है तो वहाँ पे मौजूद जितनी भी वेजिटेशन होती है, बड़ी छोटी हर तरह की, उनको क्लियर अप कर दिया जाता है, और इस तरीके से फर्दर इरोजन जो है वो कॉज होगी, क्योंकि दरख्त या वेजिटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सॉइल को इंटैक्ट रखते हैं. Another thing is that improper agricultural practices. अब जाहिर है लोग, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपको क्या चाहिए, आपको फूड चाहिए. जब आपको फूड चाहिए तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज कर देते हैं. तो एक चीज़ तो ये है कि जब भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आप इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए आपको बड़े बड़े लैंड्स चाहिए, और इस तरह से भी आप फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और वहाँ पे लैंड को जो है वो बिल्कुल प्लेन आउट कर दिया जाता है ताकि आप वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकें. इसी तरीके से अगर आप इन प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो क्या होती हैं कि कॉन्स्टेंटली आप जो है एक लैंड को यूज़ करते रहें फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और उसको हील होने का टाइम ना दें, क्योंकि आप उस लैंड से हर तरह का रिसोर्स निकाल रहे हैं, राइट. प्लांट्स जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे इस रिसोर्स को. तो जो ज़मीन होती है उसको भी हीलिंग का टाइम चाहिए होता है, उसको भी रिलैक्स करने का टाइम चाहिए ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश कर सके. जो टॉप सॉइल आप उसकी रिमूव कर रहे हैं वो उसको जो है दोबारा से रेप्लेनिश कर सके. तो इस तरीके से अगर आप उसको नहीं करेंगे तो ये तमाम चीज़ें डिटेरियोरेट होंगी और फिर फर्दर एरोजन कॉज होगी. सो एक्सेसिव टिलिंग, ओवर ग्रेजिंग एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन exposes the soil, making it vulnerable to erosion by wind and water.
एंड देन अर्बनाइजेशन. सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज रैपिडली ग्रोइंग. ठीक है, तो अब आपको उसके लिए हाउसिंग चाहिए, राइट? हाउसिंग चाहिए और उसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है. तो आप लैंड जो है जहां पे भी फॉरेस्ट होंगे या दरख्त वगैरह लगे हुए होंगे, आप उनको क्लियर करके वहां आप जो है वो क्या करेंगे, तामीराती काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स बनेंगी और मजीद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. उसकी वजह से क्या होगा, ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, इट इंक्लूड्स roads, buildings, parking lots, and disrupts the drainage patterns, increasing the surface runoff and leading to erosion. तो इसकी वजह से क्या होगा कि मजीद जो है इससे इरोजन के अंदर इजाफा होगा. एक तो दरख्तों को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा और उसके अलावा ना सिर्फ एक तो पोल्यूशन में अर्बनाइजेशन इजाफा करती है, बल्कि दूसरा क्या होता है कि सॉइल जो है वो तमाम तरह से क्या हो जाती है, वो इफेक्ट होती है और इट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू विंड एंड वाटर. और क्या होगा उसकी वजह से तमाम जगह जो है, क्योंकि आप जब हर जगह को कंक्रीट कर देंगे तो इससे सरफेस रन ऑफ में, यानी कि जमीनी जो पानी है, ड्रेनेज है, उसके अंदर इजाफा हो जाएगा और फिर वो क्या करेगी, वो अपने साथ मैक्सिमम इरोजन करती हुई जाएगी. देन कम्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. अगेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो हैं वो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है और इसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है एंड दैट कंटेमिनेट्स द वाटर बॉडीज लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन एंड ऑल्सो इरोजन. देन ऑल्सो मिटिगेशन एंड मेजर्स. जब हम ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से इरोजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि इरोजन कोई एक ह्यूमन कॉज्ड इरोजन, नेचुरल इरोजन जो है दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जब आप उसको किसी भी चीज को एक्सेस में ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, दैट इज बैड. सो अब इसके लिए आपको क्या करना है, हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की जरूरत है और हमें फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहिए, सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि सॉइल जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे फूड को ग्रो करने में हेल्प करती है. अगर आप तमाम लैंड जो है उसके न्यूट्रिएंट्स को डिप्राइव कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर कहां से आप जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करेंगे. तो हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को भी सस्टेनेबल बनाना है और सॉइल को भी कंजर्व करना है और हमें एक रिस्पॉन्सिबल अर्बन प्लानिंग की जरूरत है. ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी फॉरेस्ट क्लियर करके अर्बन जो है वो प्लानिंग स्टार्ट कर दें. और हमें इरोजन को जो है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज होती है, उसके लिए हमें सीरियसली जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने की भी जरूरत है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैन मेड चेंजेस हैं. सो आज उनमें से हमने क्या पढ़े, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जिसे आप कह सकते हैं रिसोर्सेज है, एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. In your homework you will complete all these skills. ठीक है, यही आपका होमवर्क है कि आप QR कोड स्कैन करें और जो रिलेटेड स्किल शीट्स हैं उनको सॉल्व करें. ये बहुत शॉर्ट स्किल शीट्स होती हैं, लेकिन आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर और टॉपिक जो है वो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और बहुत सी चीज़ों का आपको जो है वो आपकी एक तरीके से रीइंफोर्स हो जाएंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हमारी बुक भी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाती है. यूनिट नंबर 6 का ये आज लास्ट टॉपिक था. इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा. And if you find any difficulty, re-watch the lecture and do practice all the worksheets attached with it. I hope you have enjoyed it. Thank you so much and Allah Hafiz.